सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय के अंतर्गत विभिन्न कलाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने कलाओं को दो भागों में विभाजित किया, ललित कला और उपयोगी कला में, जिसमें भी ललित कला के बारे में हमने जाना कि ये सौंदर्य प्रदायिनी और मौलिकता लिए हुए होती है और इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, दृश्य कलाएं, रूपरत कलाएं और प्रदर्शनी अथवा मंचीय कलाओं में। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया दृश्य अथवा रूपरत कलाओं का। इनको चाक्षुष कलाएं भी कहा जाता है, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला शामिल है। इस प्रकार से हमने चित्रकला के लिए उपयुक्त सामग्री का अध्ययन किया एवं मूर्तिकला के लिए प्रयुक्त सामग्री का भी हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे वास्तुकला के लिए प्रयुक्त सामग्री का, जिसके अंतर्गत पत्थर, ईंट, सीमेंट, कंकड़, रेत, बजरी, छेनी, हथौड़ा, लोहा इत्यादि प्रकार की जो सामग्री है वो काम में ली जाती है। वास्तु का अर्थ है भवन निर्माण इत्यादि। वास्तुकला के अंतर्गत भवन निर्माण कला शामिल है। विभिन्न प्रकार के जो भवन, बिल्डिंग, इमारतें जो बनती है वो इसी कला में आती है। विभिन्न प्रकार के आकार लिए विभिन्न प्रकार के जो डिजाइन में जो भवन बनते हैं वो इसी कला में शामिल है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं सौंदर्य के रूप में जो ताजमहल है वो एक अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के मंदिर वगैरह जो है, इमारतें वगैरह जो बनती है वो एक तरह से बहुत ही अच्छे प्रकार की इमारतें इनमें शामिल है। आप देख सकते हैं एक भवन के निर्माण में ये जो सामग्री है ये काम में ली जाती है। और यहाँ पर भी जो मैंने ऊपर जो सामग्री बताई थी, इन्हीं सामग्री को काम में लिया गया है। और यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं वास्तुकला के लिए प्रयुक्त सामग्री में विभिन्न प्रकार की, जैसे करनी है, गुणिया वगैरह है और डोरी वगैरह जो है, टेप वगैरह जो है, स्केल वगैरह, ये जो है ये समस्त सामग्री आप देख सकते हैं ये काम में ली जाती है। अतएव साधनों की सूक्ष्मता के क्रम में इन तीनों में से चित्रकला को श्रेष्ठ कला के अंतर्गत रखा गया है। चित्रकला में बहुत ही सूक्ष्म जो साधन हैं उनको काम में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे चित्रकला की। कलाकारों के मन के भाव किसी भी माध्यम द्वारा प्रदर्शित हो और जो चित्र बने उसे चित्रकला कहते हैं। मतलब इसमें एक चित्र बनना चाहिए और इसमें कलाकार के जो मन के भाव है वो किसी भी माध्यम द्वारा प्रदर्शित हो सकते हैं, अभिव्यक्त हो सकते हैं। और माध्यम जो मैंने पूर्व में बताया था आपको, पेंसिल, कलर, ब्रश और इसके साथ में कागज, कपड़ा, बोर्ड, फर्श, दीवार, किसी के ऊपर भी काम किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कलर, मीडियम वगैरह इसमें जो माध्यम है वो काम में लेते हैं और जो चित्र बनता है उसे चित्रकला कहते हैं। रेखा, वर्ण, वर्तना और अलंकरण। रेखा तो आप जानते ही हो, मैंने पूर्व भाग में आपको बता दिया है। वर्ण भी क्या होता है, वर्तना और अलंकरण के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। अलंकरण तो एक तरह से जो सजावट जो होती है उनको कहते हैं। इन चारों की ही सहायता से चित्र का स्वरूप निष्पादित होता है। वात्स्यायनकृत कामसूत्र में चित्रकला का चौथा स्थान है और कामसूत्र के टीकाकार अथवा जो अनुवादक है वो यशोधर पंडित, इन्होंने आलेख्य के 6 अंग बताए हैं। आलेख्य अर्थात चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, जो कि इन्होंने षडंग के नाम से अभिव्यक्त किए हैं। मैंने पहले भी आपको षडंग के बारे में बता दिया है। इसका पूरा विवरण देखने के लिए आप मेरे षडंग की जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। और 6 अंग कुछ इस प्रकार से है: रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। इसका सूत्र भी मैंने बता रखा है। रूप भेदः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग है इति चित्र षडंगकम। ये इसका सूत्र भी है जिसमें इसके 6 अंग शामिल है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार भी चित्र के
6 तत्व माने गए हैं। अब ये तो जो अपने पुराने जो ग्रंथ है कला के, उनमें चित्रकला के अंग मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत चित्रकला के 6 तत्व शामिल हैं, जिसमें रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल शामिल है। इसको अंग्रेजी में लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस भी कहा जाता है। और भारतीय चित्रकला का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि प्राचीन मानव इतिहास। मानव ने जब से जन्म लिया है तभी से चित्रकला का विकास प्रारंभ हो गया था। प्राचीन गुहावासी मानव ने गुहाओं की दीवारों, चट्टानों इत्यादि पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर अपने मनोभाव को व्यक्त किया। मतलब शुरुआत में साधन सीमित थे, लेकिन सीमित साधनों में भी उन्होंने पत्थरों से या फिर और भी जैसे जो साधन उस समय मौजूद थे, उनसे इन्होंने आड़ी तिरछी रेखाएं खींची और अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया, जो आज भी बहुत हद तक सुरक्षित है। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो है किशनगढ़ शैली का, जिसका शीर्षक है बणी ठनी और जिसके निर्माता चित्रकार है निहाल चंद। और ये जो निहाल चंद है, ये एक दरबारी चित्रकार थे राजा नागरीदास के। और नागरीदास जो है इनका जो मूल नाम है वो है राजा संसार चंद, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की कलाएं करते थे, इसलिए उनका नाम नागरीदास रखा गया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इनके ऊपर। तो बणी ठनी किशनगढ़ शैली का एक चित्र है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन से माध्यम इसमें कलाकार ने काम में लिए हैं। इसके अंदर वो ही रेखा, रंग वगैरह जो है इनका एक संयोजन जो है किया गया है। और इसके अंदर जो है जो इन्होंने चुनरी ओढ़ रखी है, इसके अंदर जो है बिंदु जो लगाई गई है डॉट डॉट करके, इसको अलंकरण की सहायता से इसको सजाया गया है। इसके साथ ही आभूषण युक्त इस युवती को इसमें बनाया गया है, जिसने आभूषण धारण कर रखे, चाहे वो गले के आभूषण हो, चाहे हाथों के हो, चाहे नाक कान के हो, चाहे सर के आभूषण हो, इसको आभूषण युक्त इसको बनाया है। इस प्रकार से इसने अपने बाएं हाथ में जो है एक पुष्प की 2 कलिकाएं इसने अपने हाथ में ले रखी है। इस प्रकार से यह राजस्थानी शैली का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर चित्र भी माना जाता है। वैसे चित्र का बखान करें तो इसकी आँखों की बनावट अलग है, इसके सर की बनावट, इसके नाक की, होठ की, इनका सब का अलग अलग एक तरह से रूप में बखान किया गया है कि ये जो आँखें हैं ये खंजन पक्षी की तरह है, जो बोहे हैं वो धनुषाकार है। इस प्रकार से ये ललाट जो है वो ढलवा है और परवल जैसे इनके जो होठ है, मतलब इनको भी अलग उपमा दी गई है। ठुड्डी है वो मुंह से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है और जो बालों की लट्टी है जो कैसे लहराती हुई दिखाई गई है। इस प्रकार से इस चित्र का जो बखान है वो किया गया है। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में, ये फ्रांस की लास्को गुफा से एक चित्र प्राप्त हुआ है, जो घोड़े की आकृति का आप देख सकते हो। इसमें बहुत ही कम रंगों द्वारा, काले और लाल रंगों द्वारा ही इस चित्र को पूर्ण कर लिया गया है। यह जो गुफा है ये फ्रांस की गुफा है। आज से कई हजारों साल पहले आदि मानव ने यहाँ इस गुफा की चट्टान पर चित्र बनाया है। चट्टान की जो दीवार है उस पर, अब उस टाइम पे माध्यम बहुत कम थे और रंग भी बहुत नए के बराबर थे, बस 1-2 रंगों से ही उस समय चित्र बनते थे। और ये चित्र आप देख सकते हो, मतलब उस टाइम पर भी हमें पता लग सकता है कि उस टाइम पर भी घोड़े थे और घोड़े जैसे कुछ पशु उस समय थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा से एक चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो ज्यामितीय आकार है वो इसमें बनाए गए हैं, जो गेरुए रंग से निर्मित है। ऐसा लगता है कुछ लोग घोड़े पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग वैसे ही जमीन पे खड़े हैं। आप घोड़े पे बैठे हुए लोगों को देख सकते हो। अब हम बात करेंगे मूर्ति कला की, और यह जो भाग है इसमें जो पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो था चित्रकला, और ये है मूर्तिकला। किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम धातु जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, अष्टधातु
ये विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं। और या रत्न, कांच, मसाले, कच्ची और पक्की मिट्टी, मोम, लाख, शंख, लकड़ी और कागज इत्यादि को, ये समस्त जो धातुएं मैंने बताई ये प्राकृतिक या कृत्रिम धातुएं हैं। इनका स्वयं का अपना अपना एक अलग स्वभाव होता है। तो इनके स्वभाव के अनुसार इनको गढ़कर, खोद कर, उभार कर, या इनको कोर कर, पीट कर, या हाथ से या औजार से डोलिया कर, थपथपा कर कलाकार जिस आकृति का निर्माण करता है उसे मूर्तिकला कहते हैं। सबका अलग अलग स्वभाव है। अगर वह मिट्टी का होगा तो इसको हम कैसे कोर करके और पीट करके हाथ से डोलिया कर से एक आकार बना देंगे, जिस प्रकार से एक मटका बनाया जाता है। लाख है तो लाख का स्वभाव कैसा होता है, और अगर कोई धातु होगी पीतल की तो हम उसके लिए कौन से औजार काम में लेंगे और किस प्रकार से, किस टेक्निक से उसको बनाएंगे। तो स्वभाव के अनुसार उस धातु को ढाला जाता है, मूर्ति के रूप में बनाया जाता है। दक्षिण भारत की नटराज की मूर्ति परमात्मा के विराट स्वरूप का प्रतिबिंब है। अगर मूर्तिकला की दृष्टि से अगर प्रसिद्ध मूर्ति अगर हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में विराजमान एक नटराज की जो मूर्ति है वो वास्तव में विश्व में प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं नटराज की जो मूर्ति है इसमें अष्ट धातु का प्रयोग किया गया है। नटराज के रूप में भगवान जो शिव है वो अपनी चार भुजाओं में, और चारों भुजाओं में किसी में उसने अग्नि ले रखी है। एक भुजा जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में है, एक हाथ में डमरू है। इस प्रकार से ये जो मुद्राएं है वो है, और नीचे एक राक्षस की जो आकृति है उसको अपने पैरों के नीचे दबाए, और ये मूर्ति है जो विश्व प्रसिद्ध है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे और भी विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।